स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पार्ट करेंगे 75 नंबर एएलपी और टेक्नीशियन का। जो पिछली बार क्वेश्चन पेपर आया था वो रियल क्वेश्चन पेपर है। इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एएलपी और टेक्नीशियन में पूछे जाते हैं। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे होंगे तो आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा और बहुत अच्छे खासे मार्क्स गेन करने के आप तरीके भी जान पाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों, अगर चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें। उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देख सकते हैं आप, ये रियल क्वेश्चन पेपर है जिसको हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो, एलपी टेक्नीशियन का सेकंड सीबीटी या सेकंड स्टेज का क्वेश्चन है। देखो, पहला ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसमें कहा जा रहा है दी गई छवि बनाने के लिए आवश्यक रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या है। आवश्यक रेखाओं का मतलब कि सीधी सीधी लाइनें कितनी है ये बताना है। तो देखो, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ से 10। तो टोटल कितनी रेखाएं हो गई? 10 हो गई। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का पता लगाइए। जो विषम है उसको बताना है। तो ये है फूल, ठीक है। ऑप्शन इसका हो जाएगा चौथा, जो कि रेलवे ने इसका सही आंसर दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये मैथ का है और इसमें कहा जा रहा है, देखो इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने दिया होगा या प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो आपको ये मिलते जरूर होंगे, ठीक है। देखो, ए और बी 30 दिनों में एक कार्य पूर्ण कर सकते हैं यदि, जबकि ए बी और सी वही कार्य 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। तो ए और बी पहले देख लेते हैं। तो ए प्लस बी ये करते हैं 30 दिन में, तो आ जाएगा 30। जबकि ए बी सी तीनों मिल जाते हैं तो ए प्लस बी प्लस का सी ये करते हैं 21 दिनों में। ये 30 लिखा हुआ है। अब 21 और 30 दोनों का हमें लेना है एलसीएम, और जो कि आएगा यहाँ पर एलसीएम इन दोनों का 210, ठीक है। अब इससे काटो तो 3 से 21 ये हो गया 7 और 21 ये हो गया 10। अब देखो, यहाँ पर कह रहा है कि सी अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो ए और बी की क्षमता है 7, तो यहाँ से अगर हम 7 हटा दें इस 10 से, भाई तीनों की क्षमता तो इतनी हो गई, और ए बी की क्षमता है 7, तो अगर ये टोटल क्षमता 10 में से 7 हटा देंगे, ए प्लस बी की हट जाएगी ना, तो सी की बचेगी 3 हो जाएगी क्षमता। अब सी की क्षमता है 3, टोटल काम है 210। अब सी से करवाएंगे तो भाग दे देंगे उसकी क्षमता से, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी कि 70 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर देख लो आप, कौन सा? पहला ही सही उत्तर है, 70 राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहा जा रहा है मैथ का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक वस्तु को 576 में बेचा गया जबकि इसका लागत मूल्य 600 था, हानि का प्रतिशत बताना है। देखो, खरीदा था उसने 600 में, बेचा 576 का, तो कितने रुपए को उसको नुकसान हो गया? आप कहेंगे 24 रुपए का नुकसान। भाई 24 रुपए कम में बेचा ना उसने, खरीदा था 600 की, अब बेचा 576 में, तो 24 रुपए का उसको नुकसान हुआ। अब नीचे हम लिखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब जितना स्टार्टिंग में उसका मूल्य था, तो 600 लिख दो, 600। अब देखो आगे 100 और 0 से 0 काट दो, 6 कम 6, 6 चौक 24, यानी कि सही उत्तर क्या आ जाएगा? 4%। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है, इसको देखते हैं आगे। अब देखो, इसमें कहा जा रहा है कथन फर्स्ट में, कोई नाव जहाज नहीं है। तो देखो, जैसे जैसे बोला जा रहा है मैं बना लेता हूँ। कोई नाव कोई जहाज नहीं है, तो नाव को मैं लिख देता हूँ एन, जहाज को जे। अब कह रहा है सभी जहाज स्टीमर है, यानी कि जितनी भी जहाज हैं वो सारी सारी क्या है? स्टीमर है। इसको और थोड़ा सा इस करता हूँ, ये ऐसे कुछ आएगा। सभी जहाज, सभी जब कभी आ जाता है तो ये हो जाता है उसके अंदर गोला के, तो सभी जहाज कह रहे हैं तो जहाज आ जाएगा अंदर, स्टीमर तो स्टीमर बाहर। अब देखो, हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कुछ नाव स्टीमर हैं, तो कुछ नाव जो है स्टीमर है, तो इसमें क्या टच हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कोई जहाज नाव नहीं है, तो हाँ, कोई जहाज नाव नहीं। देखो, कोई भी जे वाला एन में टच नहीं हो रहा, तो ये बात सही है। दूसरा कह रहा है कुछ स्टीमर जहाज हैं, यानी कि जो जहाज वाला हिस्सा है ये है, वो एस में भी तो आएगा क्योंकि एस के अंदर तो जे बना है ना, तो इतने हिस्से में तो जे और एस दोनों होगा, तो ये भी सही है।
दूसरा सही है, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 और थर्ड सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर है। अगला कह रहा है, मान लें कि WE और WM क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है, तो WE WM का अनुपात किसके बराबर होगा। तो देखो, मान लिया थोड़ी देर के लिए कि इनके अनुपात हैं। WE करना है WE वेट ऑफ अर्थ, और ये करता है WM वेट ऑफ मून। अब देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें जो होता है, अर्थ में अगर कोई व्यक्ति 1 किलो का है तो उसमें हो जाता है मून पे 1/6 kg का, क्योंकि ग्रेविटी जो है वहाँ का 6 kg है। mg आप करोगे ना, F बराबर mg, तो यही आ जाएगा। m इंटू जी कर दो, बात वही है, तो 6 यहाँ पहुँच जाएगा, तो 6 आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा अनुपाते में 6:1। अगर किसके बराबर है तो 6 के, अनुपात पूछा जाए तो 6:1। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डैश को उस दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरण की जाती है। तो हमें पास फार्मूला होता है P बराबर W/T। ठीक है, शक्ति बराबर होता है W/T। तो यही बताया जा रहा है समय दर का मतलब क्या है, अपान में T आएगा, जिस पर काम किया जाता है यानी कि W। तो बस इसको हम बोलते हैं शक्ति या पावर। ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में है, डैश ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। तो उसको हम बोलते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं ना, ठोस से द्रव में ले जा रहे हैं, तो द्रवण की तरफ जाएंगे। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में कहा जा रहा है, किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, आपने पढ़ा होगा। तो देखो, घनत्व बराबर द्रव्यमान, ये द्रव्यमान है, बटे में आयतन होता है। तो बस यही बताया जाता है, प्रति द्रव्यमान प्रति आयतन, प्रति मतलब होता है नीचे डिवाइड, और आयतन ये पूरा आयतन लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। देखो, कुल मिला के फार्मूले से ही पूछ लिया, उसकी डेफिनेशन जो हम लिखते हैं उसी से बना के पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है। तो ये दुम्हल जो है ये पारंपरिक नृत्य नहीं है राजस्थान का। राजस्थान में और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कठपुतली, घूमर, गेर, तेरा ताली, सुई सिनी, ये सब उसमें ही आते हैं राजस्थान के नृत्य में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट, कार्य इनपुट डैश होता है। तो देखो, घर्षण की वजह से क्या हो जाएगा, कुछ ऊष्मा जो है, कुछ एनर्जी जो है वो नष्ट हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब, अगर मान लो हम उस पर एनर्जी डाल रहे हैं ज़्यादा, लेकिन जब उसका आउटपुट निकलेगा तो थोड़ा निकलेगा। ठीक है, थोड़ा क्या मतलब कि उससे कम ही निकलेगा, तो हमेशा उससे कम होता है। दी गई एनर्जी से निकली हुई एनर्जी हमेशा कम रहती है, क्योंकि क्षय हो जाता है घर्षण की वजह से। ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये फिर देखो आ गया कथन और निष्कर्ष, मैं इसको पढ़ता हूँ। इसमें कथन में कहा जा रहा है, लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, यदि लाल रक्त कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो रक्त अपना रंग खो देगा। ये बात तो सही है भाई, इसी की वजह से तो रक्त लाल है, इनकी वजह से। और कणिकाएं अगर हम हटा देंगे तो कलर ही नहीं बचेगा। जबकि दूसरा कह रहा है, जब तक रक्त में रहेंगे लाल रक्त कोशिकाएं लाल होंगी। ऐसा नहीं है कि जब तक वो लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं खून में रहती है इस वजह से लाल रहती हैं, बाहर हो जाएंगी तो लाल नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कोशिकाएं ही तो उसके कलर को प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर केवल पहला ही सही है, दूसरा सही नहीं है। केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, पालन करता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को डैश कहा जाता है, तो उसको प्रयत्न कहा जाता है। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मीय चालकता की इकाई क्या है। तो ये इकाई होती है जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन होती है। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा, या इसको ऐसे याद रखो, जे अपान में SMK, बस ऐसे याद रख लो। इन्वर्स ऊपर जाने पर इन्वर्स हो जाता है, वही लिखा गया है। अगला देखो, डैश कोण दो तलों के बीच का कोण होता है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये होता है द्वितल होता है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही उत्तर हो जाएगा, द्वितल राइट ऑप्शन है। दो सतहों के बीच बनी एक छोटी कोणीय सतह को डैश कहा जाता है, इसको चैम्फर कहते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें से देखो,
अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन। ये कई बार क्वेश्चन आया है और ग्रुप डी में भी पूछा गया है, याद रखना ये क्वेश्चन। तो कुतुबुद्दीन ने बनवाया था हैदराबाद का चार मीनार। तो क्षेत्र रक्षक आई और जे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, 20 मीटर उत्तर में कौन दौड़ता है? आई। तो सबसे पहले देखो ये आई में बना लेता हूँ, आई दौड़ता है सबसे पहले 20 मीटर उत्तर की तरफ, तो ये हो जाएगा 20 मीटर उत्तर की तरफ और ये हो जाएगा आई। अब देखो क्या हुआ इसके बाद, जब वो 20 मीटर उत्तर की तरफ दौड़ा तो फिर क्या हुआ, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। पूरब की तरफ मतलब कि इधर चलता है, इधर और 35 जाता है, तो यहाँ पर लिख दो 35 35। अब कहता है वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो इसका मतलब है कि फिर नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर 15 मीटर ये चलेगा, तो ये चलेगा 15 मीटर। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना था? 20। तो यहाँ पर मान लो कि 5 और बचेगा क्योंकि 20 ही तो है इधर वाला। अब आगे कह रहा है कि जो ये अब दूसरा वाला जो जे है 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो एक ही बिंदु से शुरू करा, तो इसका मतलब ये जो चला गया होगा ये इसके और भी आगे चला गया होगा, यहाँ तक 30 मीटर, इसका मतलब 10 ही और आगे गया होगा। फिर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है, मतलब फिर यहाँ से फिर दाएं मुड़ा और 35 मीटर चला, 35 यहाँ पहुँच गए, ये भी 35 है। अब कह रहा है आई के संबंध में अब जे कहाँ पर है? तो आई हमारा देखो आई कहाँ पर है, अब यहाँ पर आई खड़ा है, अब आई खड़ा होकर के इसको देख रहा है जे को, तो बताओ जरा, तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, मतलब 15 10 25, तो 25 मीटर उत्तर की तरफ है कौन? जे। जब यहाँ से खड़े होकर आई की जगह पे देखेंगे तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा दूसरा, 25 मीटर उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर सेकंड। कोई इसी चैप्टर से अगला क्वेश्चन भी दे दिया है, एक टैक्सी 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, तो इसको बना लेते हैं पहले, ये चली 7 किलोमीटर दक्षिण की तरफ यहाँ से, ठीक है। अब क्या होता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है, तो फिर मुड़ेगी ये पूरब की तरफ और कितना जाएगी? 5 किलोमीटर जाती है। फिर उत्तर की ओर मुड़ती है और 7 किलोमीटर जाती है, अब की बार वो जाएगी 7 किलोमीटर, मतलब फिर से यहाँ पर आ जाएगी उत्तर की तरफ, ये कितना है? 7, तो मैं लिख देता हूँ 7। अब आगे कह रहा है फिर अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर जाती है, तो बाईं ओर मोड़ दो इसको इतना और 2 किलोमीटर केवल जाएगी, तो 2 हो जाएगा। ये टोटल 5 था, तो ये डॉट डॉट जो एरिया है वो 3 बचेगा। आगे देखो, अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अब टैक्सी का स्थान क्या है? तो प्रारंभिक स्थिति का मतलब वो चली कहाँ से थी? चली थी इस जगह से और अब है यहाँ पर, तो देख लो टैक्सी का स्थान क्या है, तो ये है 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पूरब की तरफ, तो पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर कह रहा है यदि 4x + 5 अनुपाते 3x + 11 बराबर 13 अनुपाते 17 है, तो 5x + 4 अनुपाते 4x - 1 का मान बताओ। तो हमें देखो अपना सीधा दिमाग ये लगाना है कि अगर हम ये देखें x जगह में हम क्या रख दें कि इसका सोल्यूशन करने पर 13 है, ठीक x यहाँ पर भी रखें तो 17 आ जाए। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूँ कि x की जगह पे आप 2 रखो, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 5 बराबर में 13 हो जाएगा, और नीचे क्या था, ये कह रहा है 3 दूनी 6 प्लस का 11, तो 11 6 कितना होता है? 17। तो देखो 17, इसका मतलब कि x सिरे पे 2 रखने पर ये संतुष्ट हो रहा है, तो x की वैल्यू 2 आएगी। अब देखो इसमें x की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 2 गुणे में 5 प्लस का 4 अनुपाते, और ये हो जाएगा 4 गुणे में 2 माइनस का 1, यानी कि 5 दूनी 10 4 14 हो जाएगा, अनुपाते 2 4 दूनी 8 1 7 हो जाएगा। काटोगे 7 एकम 7 7 दूनी 14, यानी कि 2:1 हो जाएगा, 2 अनुपाते 1, ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई सांकेतिक भाषा में माइथिक को डैश OAV ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फॉग को कैसे लिखेंगे? तो पहले हम यहाँ से ये देख लेते हैं कि ये लिखा कैसे गया है। तो ध्यान से देखो, M के बाद O आया है, यानी कि N का गैप कर दिया है, ठीक है, एक का गैप है। Y के बाद A आया है, यानी कि Z का गैप करा है, मतलब एक एक का गैप करके लिखना है। जैसे C के बाद D का गैप करके E लिख दिया गया है। अब बात समझ गई कि मतलब एक छोड़ के आगे वाला लेटर लिख देना है। ये लिखा था यहाँ पर फॉग, ये लिखा था, मैं इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये लिखा था यहाँ पर फॉग, तो ये लिख दो फॉग। अब देखो F के बाद क्या आता है,
जी आता है, जी छोड़ के एच आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा एच। ओ के बाद देखो पी छोड़ेंगे तो आएगा क्यू, जी के बाद एच छोड़कर आएगा आई तो यहाँ पर हो जाएगा आई, यानी कि एच क्यू आई ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। देखो अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0 है, समीकरण के मूल के बीच का अंतर बताना है। तो देखो हमेशा हम ये देखते हैं दोनों मूल मान लिया हमने कि एक अल्फा और बीटा है, तो उनका योग हमेशा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान में ए। बी का मतलब है देखो 6 लिखा हुआ है तो 6 लिख दो, और माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ए की वैल्यू है 1। ठीक है, अब अगला क्या कहा जा रहा है, अगला में कहा जा रहा है अल्फा और बीटा हम निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा होता है सी अपान, यानी कि माइनस का 16 अपान में ए, एक जगह पे कुछ दिया नहीं। अब देखो हमें प्लस पता चल गया मूलों का, और यहाँ पर गुणा पता चल गया, माइनस का बताना है तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की जगह पे होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का देखो होल स्क्वायर 6 है, और 6 का होल स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस प्लस कर दो 4 गुणे, और देखो यहाँ पर अल्फा बीटा कितना है 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणे में 16, यानी कि 36 प्लस 16 चौक 64, तो ये आ जाएगा 64 प्लस का 36, ये कर दो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साफ साफ, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36 प्लस का 64, इनको जोड़ दोगे तो आ जाएगा 100, और हमें अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो इधर अंडर रूट लग जाएगा बराबर 10। सही उत्तर हमारा 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर है, यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन ये सारे जो आप देख पा रहे होंगे वो हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और अगला पार्ट इसी का अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार चेक कर लेना, तब तक रिकॉर्ड हो चुका होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला भी होगा, और हम रियल क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर देखो, ये सारा का सारा रियल क्वेश्चन पेपर है जो कि हम लगातार करा रहे हैं, और सारे पार्ट्स में भी हमने जो भी करवाए हैं सारे रियल क्वेश्चन ही करवाए हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे के प्रीवियस ईयर और बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे अच्छा चैनल होने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मामले में। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, गणित की वीडियोज़ की कुछ चैप्टर्स हैं जो देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, गणित वीडियोज़ के नाम से मिलेगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में क्लिक करके चैप्टर वाइज वीडियोज़ को देख सकते हैं, और हमने कई पार्ट में डिवाइड करके उसको बनाया है। सारे के सारे हम वो क्वेश्चंस लिया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।